सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। ये बहुत ही ज़बरदस्त है एंड इसमें इसके बेसिस पे आने वाले प्रॉब्लम्स और भी ज़बरदस्त है। तो ये एक हम लोग है ना, मतलब यानी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आखिर कहना क्या चाहता है कि नहीं। एंड ये न्यूटन के लॉ से काफ़ी डिफरेंट है। न्यूटन के दुनिया में कैसा होता है ना, लिसन सुनिए शादाब जी। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन की दुनिया में क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी जा रही है 60 की स्पीड से और आपकी गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी आ रही है 20 की स्पीड से, तो मुझे आपकी गाड़ी की स्पीड 40 नजर आएगी। सिंपल, 60 ये है, 20 ये है, तो अपने को तो 40 ही नजर आएगी ना। अगर हम रुके हुए रहते पूरा और ये सिर्फ चलता रहता तो ये 60 पे दिखाई देता, लेकिन हम भी चलने लगे तो अभी 40 पे ही दिखेगा। तो ये तो न्यूटन की दुनिया में होता है, आइंस्टाइन की दुनिया में ऐसा नहीं है। आप देख लेना कभी भी 40 नहीं आके इट विल बी समथिंग लाइक 38 पॉइंट समथिंग। तो इतना अजीब क्यों आ रहा है? वैसे ही आप जब देखेंगे कि जब हम लोग लाइट की स्पीड के नजदीक नजदीक जाएंगे ना, तो आपको डिफरेंस बहुत अजीब दिखाई देंगे, बहुत अजीब। यानी कि अगर लगभग कोई लाइट की स्पीड से भाग रहा है लगभग, और आप बेसिकली सामने से आ रहे हैं, लेट्स से सामने से आ रहे हैं लगभग लाइट की स्पीड से, सुनो सुनो शराब, यहां से आप आ रहे हैं 99% स्पीड ऑफ लाइट और यहां से मैं आ रहा हूं 99% स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यूटन की दुनिया के हिसाब से एक बंदे की स्पीड दूसरे के हिसाब से कितनी हो जाएगी जानते हो? सुनो इधर देखो बेटा, बस इधर जा रही 40 की स्पीड से, दूसरी बस इधर जा रही 40 की स्पीड से, 40-40, तो इस बंदे को ऐसा लगेगा कि ये बस पीछे जा रही है 80 की स्पीड से। क्यों ज्यादा फास्ट दिखेगा? अरे अगर ये खड़ा रहता खाली जगह पे तो ये 40 की स्पीड से पास हो जाती ना। अरे लेकिन ये आगे की तरफ और तेज जा रहा है तो ये और फटाक से पास होगी। अरे खड़ा रहेगा तो 40 की स्पीड से ये इससे पास होगी, इसके बाजू में से, लेकिन ये भी आगे भागने लगे तो ये और तेज पास होगा ना। अबे अकल के बदलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रही बेटा, सब लोग समझ पा रहे हैं, वेरी नाइस। तो न्यूटन की दुनिया के हिसाब से ये 80 है, लेकिन आइंस्टाइन की दुनिया में 80 नहीं आता है, इट विल कम आउट टू बी 79 समथिंग, ऐसा कुछ आ जाएगा, 79 पॉइंट समथिंग समथिंग। वैसे ही अगर यहां से मैं जा रहा हूं 99% स्पीड ऑफ लाइट से और आप भी आ रहे हैं 99% स्पीड ऑफ लाइट से, तो न्यूटन के हिसाब से 1.98 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट, ऐसा आंसर आना चाहिए न्यूटन की दुनिया के हिसाब से। लेकिन आप देखेंगे कभी ऐसा नहीं होगा। आइंस्टाइन की दुनिया में आंसर आएगा 999997 स्पीड ऑफ लाइट, कभी 1 को क्रॉस नहीं करेगा। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट को आप क्रॉस कर गए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? बट इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वही हमको देखना है आइंस्टाइन का लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन, ठीक है, कि क्या कहता है। सो इधर देखिएगा जरा ध्यान से। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का, तो लेट्स से यूएक्स डैश, तो ये होता है dx डैश बाई dt डैश बराबर है, और x की जगह पे मैं डाल दूंगा x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, करेक्ट। और t की जगह पे, t डैश की जगह पे डाल दूंगा t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सही है बेटा? अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो dx माइनस वी डी टी डिवाइड बाई डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपन dt से डिवाइड करेंगे। सो dx बाई डी टी, वी डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी, वी डी एक्स बाई डी टी और सी स्क्वायर, कैंसिल होके 1, कैंसिल होके 1, बस ये हो जाएगा यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। सो ये यू एक्स डैश है और ये तो पहले ही आ चुका है। अरे ये तो लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है, कम ऑन। सो कोई नई चीज़ नहीं बताई मैंने, लेकिन अब इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए बच्चा लोग, ध्यान दीजिए। अब 3 फ्रेम्स देखेंगे अपन, ठीक है, अब हम देखेंगे 3 फ्रेम्स देखेंगे, ठीक है, 3 फ्रेम्स, 3 फ्रेम्स का आपस में क्या रिश्ता है वो जानने की कोशिश करेंगे। सब लोग ध्यान से देखते रहिए। 3 फ्रेम्स, यही फॉर्मूला अपने को यूज होने वाला है। हाँ नहीं कोई आया नहीं, वो मैंने पैर से लगा। हाँ नहीं कोई नहीं आया।
ओके लिसन, सभी लोग बेटा शांत हो जाइए, ध्यान दीजिए। सो लुक वेरी केयरफुली। तो देखो, 3 फ्रेम कंसीडर करो। ये पहली फ्रेम एस फ्रेम, ये दूसरी फ्रेम एस प्राइम फ्रेम, और ये तीसरी फ्रेम एस डबल प्राइम फ्रेम। दिख रहा है भाई कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं, एस एस प्राइम एस डबल प्राइम, 3 फ्रेम है, ठीक है। अरे समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे भाई, है ना? इसकी जो स्पीड आगे जाने की और इसकी जो स्पीड आगे जाने की वो अपने को जानना क्या है। कुछ नाम देंगे इसको पहले। सो कंसिडर 3 फ्रेम्स एस एस प्राइम एंड एस डबल प्राइम। एस इज स्टेशनरी, ये रुकी हुई है। एस प्राइम इज मूविंग विद स्पीड वी, ये वी स्पीड से मूव कर रहा है इसके हिसाब से, वी स्पीड से, जो हो ही रहा था पहले भी। अब उन खड़े थे, बस चल रही थी, ठीक है। अब बस के अंदर पैसेंजर भी चल रहा है, ये एक और अलग कहानी है, ठीक है। और एस डबल प्राइम जो मूव कर रहा है, ये बंदा मूव कर रहा है यू एक्स डैश स्पीड से, इसके अकॉर्डिंग। अरे भाई, चलने वाली बस के अंदर जब भी कोई चीज होती है उसको यू एक्स डैश ही बोलते हैं ना, यू आई डैश बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? अरे हाँ के ना। तो बस के अंदर एक पैसेंजर चल रहा है यू एक्स डैश स्पीड से, लेकिन उसकी स्पीड अपने हिसाब से कितनी होती है? अपने हिसाब से उसकी स्पीड कितनी होती है? इट इज यू एक्स। अरे अकल के मतलब हाँ ना। अरे अपन देखेंगे, अपन रुके हुए बंदे देखेंगे तो यू एक्स बोलेंगे, वो देखेगा चलता हुआ बंदा यू एक्स डैश। भाई इतना याद आ रहा है, सब उन्होंने बार बार किया है यार, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा भी, ठीक है। सो लिसन वेरी केयरफुली। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई ये इतना जो तामझाम है कौन करे, क्यों ना इसे कह दिया जाए यू, क्यों ना इसे यू कह दिया जाए। इसका एक नाम रख दिया यू, इसका ही नाम यू रखा है ना, मैं चेक कर रहा था। हाँ, यू एक्स का नाम रख दिया यू। सो लेट्स कॉल दिस एज यू, लेट्स कॉल दिस एज डब्लू, एंड ये तो वी है ही, तो इसको भी कैपिटल वी कर देते हैं, अच्छा वाला खूबसूरत वाला। तो यू वी डब्लू, है ना, इनके बीच में रिश्ता हमको निकालना है, यू वी डब्लू। सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ये फॉर्मूला है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए इनवर्स लॉरेंट्ज। इसका इनवर्स लॉरेंट्ज बताओ कैसे आएगा? कोई बता सकता है इसका इनवर्स लॉरेंट्ज कैसे आएगा? आयशा जी, इनवर्स लॉरेंट्ज, यू एक्स डैश जहां लिखा है वहां पे यू एक्स लिखो। अरे ट्रिक बताया था तुम लोग को, जहां पे यू एक्स लिखा है वहां पे यू एक्स डैश लिखो। अगर v एक ही बार है, स्क्वायर में नहीं है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर 1 माइनस वी यू एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, ये भी एक ही बार है, ये भी प्लस हो जाएगा। अरे एक ही बार v है ना, कैपिटल V। अरे भाई इस v को देखना होता है, ठीक है। सो 1 प्लस वी हो गया, यू एक्स की जगह पे आ जाएगा यू एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, करेक्ट। ये इनवर्स लॉरेंट्ज है। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अपन जो पहले v बनाया करते थे वो ऐसा ही था, उसको भी अपन डालेंगे वैल्यूज। तो क्या बन जाएगा ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अच्छे से, यू एक्स की जगह पे आ जाएगा यू एक्स डैश की जगह पे आ जाएगा w, और ये तो v पहले से है ही, तो इसको v को मैं पहले लिख दे रहा हूँ v प्लस डब्लू 1 प्लस वी डब्लू बाई सी स्क्वायर। यही है आइंस्टाइन का लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। न्यूटन का सिर्फ इतना पार्ट आता है, ये आता ही नहीं है। न्यूटन में इतना पार्ट आता है, न्यूटन में इतना पार्ट आता है। कैसे कैसे? मान लो कि तुम्हारी स्पीड 0, बस की स्पीड 40 और पैसेंजर की स्पीड 10, वो स्पीड तुम्हें कितनी दिखना चाहिए? अरे ये 10 इसके हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से स्पीड कितनी है? अबे 50 है ना बे। अरे पैसेंजर, अरे बस तुमसे दूर जा रही है 40 की स्पीड से, और पैसेंजर बस से भी आगे भाग रहा है, मतलब समझ लो बस के अंदर भी भाग रहा है 10 की स्पीड से, तो तुम्हें तो 50 नजर आएगी ना शादाब जी। तो v प्लस डब्लू 40 प्लस 10 50, तो न्यूटन की दुनिया में सिर्फ 50 आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तुम कुछ देख रहे हो तो आंसर 50 से कम आएगा। इट विल नॉट बी 50, इट विल बी समथिंग लेस। अरे समझ पाए भाई मेरे भाई बंधु लोग? तो ये है आइंस्टाइन का लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन। बस इसी को हम लोग इस्तेमाल करके करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है? तो भाई समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? ठीक है,
चलिए करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली एक्सीलरेशन निकाला था लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ ए एक्स निकाल के रह गए, मतलब यानी कि एक्सीलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट। बट अभी हम लोग ए वाई निकालेंगे। ए वाई निकालने मतलब ए जेड निकालेंगे। ए जेड का तो खाली डायरेक्टली लिख देंगे, ए वाई ही निकालेंगे, ए वाई ही निकालेंगे, ए जेड तो डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। तो हमें लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो बेसिकली इक्वेशंस काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपको एक बार में ये डेरिवेशन नहीं आने वाला। ये मतलब कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट को तो आएगा ही, नॉर्मल स्टूडेंट इन द सेंस नॉर्मल मतलब इंसान को नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई एंजल है तो वो बेसिकली खाली देख के उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी होगी तो शायद उसे आ जाए, कोई फरिश्ते को आ जाए, बट इंसान को तो नहीं आएगा। तो ये वाली डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 2 से 3 बार, ठीक है, तब जाके आपको आएगा। तो मैंने यहाँ पे डी टी डैश की वैल्यू लिख दी है और यू वाई डैश का ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि उसके पीछे वजह ये है कि हमें निकालना है ए वाई डैश। तो ए वाई डैश होता है डी यू वाई डैश बाई डी टी डैश। तो डी टी डैश की वैल्यू तो ये एक बार हम लोग स्टार्टिंग में निकाल ही चुके थे, पिछले वीडियो में आप लोग दे दीजिएगा। तो वो बेसिकली हम बाद में देखेंगे कैसे करना है, मतलब डिवाइड बाद में करेंगे, पहले निकाल लेते हैं। देखो डी टी डैश तो सामने पड़ा हुआ है, वो तो एनी टाइम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। पहले यू वाई डी यू वाई डैश निकालते हैं। ये यू वाई डैश है, हमें निकालना है डी यू वाई डैश। सो डी यू कंसीडर डी यू वाई डैश। सो डी यू वाई डैश कंसीडर करेंगे, राइट। सो डी यू वाई डैश इज, यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ दिस होल थिंग, यू वाई डैश की जगह पे पूरा डाल देंगे। तो यू वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। सही है शादाब जी? गुड। अब लिसन वेरी केयरफुली, ये तो कांस्टेंट है, ये तो भैया बाहर आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये u है और ये v है। u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा डेरिवेटिव का। दिस इज v, हाँ क्या ना, u बाई वी रूल। सो हम लोग अभी यूज करेंगे u बाई वी रूल। ध्यान से देखिए, तो आपको मालूम है u बाई वी रूल क्या है कि नहीं? तो जैनब जी, व्हाट इज u बाई वी रूल बेटा? भूल गए? v du माइनस u dv अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, यही है ना u बाई वी रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो v हमने इसको लिया है, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो u क्या है? u y है। सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो u इंटू डेरिवेटिव, एक सेकंड ना, बाय द वे ये जो चीज़ है जो मैंने बाहर निकाली है वो मैंने इधर ही लिखी हुई है, इससे मल्टीप्लाई होकर नीचे की पूरी चीज़ आ रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। सो d ऑफ 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन वो भी जरूरी है, अपॉन v स्क्वायर विच इज 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कहा गया है क्या? v du माइनस u dv अपॉन v स्क्वायर। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? गुड। अरे समझ पाए भैया, v du माइनस u dv अपॉन v स्क्वायर, समझ गए? आई होप कि सारे छात्र मेरी बातों को पूर्ण रूप से समझ पा रहे हैं। गुड। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी हम लोग जो है बेसिकली जगह तो ज़्यादा बची नहीं है, ऊपर का ही इरेज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं का, ठीक है। तो वैसे भी इस स्टेप की क्या ज़रूरत, इसकी ज़रूरत है, इसे हटा देते हैं, इतने पार्ट को हम लोग जो इरेज कर देते हैं। सो दिस पार्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय अस, तो जस्ट लेट्स रिमूव इट। सो लुक हियर, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट बाय द वे, ठीक है, अंडर रूट। एंड यहाँ पर जो है अपने पास इसमें ब्रैकेट के अंदर this nothing will happen to this, we can just try to multiply, so it will be what, duy minus vux dy by c square, ऐसा ही होगा ना भैया, हाँ क्या ना, माइनस uy, यहाँ क्या होगा,
ये एक सेकंड, डिड आई कमिट सम मिस्टेक? नो, ए तो गया, वन वन तो कांस्टेंट है ना, है कि नहीं? आयशा जी, वन का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? v कांस्टेंट है, तो इट विल बी du x बाई सी स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई बाय माइनस du x बाई सी स्क्वायर। अरे समझ पाए भाई कि नहीं समझ पाए? माइनस सॉरी v लिखा नहीं है मैंने, माइनस v du x बाई सी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है ठीक है, लेकिन अब v का डेरिवेटिव तो नहीं होगा, लेकिन बाहर आएगा ना वो, तो v du x बाई सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। सो लेट्स नॉट वेस्ट दी स्टेप्स, तो लेट्स कीप द नंबर ऑफ स्टेप्स एज मिनिमम एज पॉसिबल। कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा बढ़ ना जाए ज़बरदस्ती, है कि नहीं? तो ये बराबर मैंने लिखा है, इसमें किसी को कोई तकलीफ हुई है बेटा? सबको समझ में आया है? सो दिस इज यू वाई इंटू वी डी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, या वी यू वाई ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, वी यू वाई, देखो वी यू एक्स डी वाई बाई सी स्क्वायर और वी यू वाई डी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, है कि नहीं? ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। बस अब इस स्टेप की भी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो लेट्स इरेज दिस थिंग, तो इसका काम हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, ये तो अपना डी यू एक्स सॉरी डी यू वाई की वैल्यू आ गई, डी यू वाई डैश की, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर ए वाई डैश इज डी यू वाई डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते क्या आने वाला है? डी यू वाई डैश बाई डी टी डैश को डिवाइड करते क्या आने वाला है? तो देखिए ये तो हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू हाफ, और यहाँ पे ये पूरी चीज़ एज इट इज है, डी यू वाई माइनस वी यू एक्स डी वाई बाई सी स्क्वायर वी यू वाई डी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? ये चीज़ है, अपॉन में 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर द होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई ये चीज़। अरे हाँ क्या ना, इसको आगे हम लोगों ने सॉल्व किया था कि ऐसे ही छोड़ दिया था हम लोगों ने? चेक करो जरा, डी टी डैश को आगे सॉल्व किया था क्या? नहीं, इतना ही ऐसे ही छोड़ दिया था, इतना ही छोड़ दिया था, राइट? तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, कुछ करते नहीं है। सो दिस विल बिकम व्हाट? डी टी नीचे आ गया, फिर आ गया 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, फिर उसके नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू हाफ। तो जिंदगी अब आसान बन जाएगी, क्यों? क्योंकि ये चीज़ देखिए, इधर देखिए जैनब जी, ये चीज़ इधर चली जाएगी और ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, है कि ऐसे होता है ना मैथ्स में? तो बेसिकली अरे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये ऊपर चला आएगा, ठीक है? सो दिस विल बिकम व्हाट? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, बस रूट और रूट हट गया। अब नीचे वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा क्यूब, क्योंकि ये रेज टू 1 है, ये रेज टू 2 है, तो 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर रेज टू 3, और साइड में छूट जाएगा डी यू वाई, जिसके नीचे मैं ले रहा हूँ डी टी, भैया डी टी इसके नीचे माइनस वी यू एक्स डी वाई बाई सी स्क्वायर डी टी, और इसके नीचे भी डी टी, सो प्लस वी यू वाई डी यू एक्स बाई डी टी और सी स्क्वायर। अरे भाई समझ पाए तुम लोग मेरी बातों को कि नहीं समझ पाए? हाँ शादाब जी, ये डी टी इसके नीचे जाएगा ना, तीनों के नीचे आएगा डी टी, है कि नहीं? तो डी यू वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? ए वाई, क्या हो जाएगा? ए वाई, सो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर रेज टू 3, यहाँ पे आ जाएगा ए वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये भी ए वाई हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा, वी यू वाई डी नहीं, डी यू एक्स बाई डी टी का नाम क्या है? ए एक्स बाई सी स्क्वायर। इस तरीके से हो रहा है, राइट? अच्छा, अब इसमें से कुछ छूट छाट तो नहीं किया, मुझे खाली बस चेक कर लेने दो, कहीं भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सर। अभी डी यू वाई तक तुम लोग सही आए थे, ये बराबर बिल्कुल लिखा हुआ है, ये भी बराबर लिखा हुआ है, वी यू एक्स डी यू वाई बाई सी स्क्वायर, ये भी परफेक्टली लिखा हुआ है प्लस करके, यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। अगले स्टेप में डी टी नीचे लिया गया। अच्छा, हाँ यहाँ से ए वाई है ना, तो क्यों ना कॉमन निकाल लिया जाए, है कि नहीं? तो अगर मैं ए वाई को कॉमन ही निकाल लूँ तो 1 माइनस बन जाएगा ना। अरे भैया समझे कि नहीं समझे? ये देखिए 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर ए वाई, और ये चीज़ को ऐसी ब्रैकेट में रख दो खाली थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए,
So this is your ay dash, and 1 minus v square by c square, perfect. 1 minus vux by c square cube, perfect. 1 minus vux by c square ay, perfect. vux by c square, sorry, vuy by c square ax, perfect. हो गया, दैट्स इट, बस इतना ही है, इसका आगे कुछ नहीं है, यही है, खत्म। यहां पर डेरिवेशन ए वाई डैश वाला भी पार्ट खत्म। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर ए वाई डैश की शक्ल ये है तो ए जेड डैश कैसा दिखेगा? ए जेड डैश की शक्ल क्या होगी? कोई है जो मुझे बताना चाहेगा ए जेड डैश कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा भाई ए जेड डैश? काफी लंबे चौड़े फॉर्मूले बन रहे हैं। सो ए जेड डैश की शक्ल मुझे कोई बताना चाहेगा कैसा आएगा? ये देखिए, पिछली बार मैं आया था ए एक्स डैश, और ए एक्स डैश की शक्ल जो मैं आई थी मैं लिख देता हूं पहले अच्छे से, ताकि एक ही बार में आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। सो ए एक्स डैश तो बहुत ही मासूम सा खूबसूरत सा आया था, ए एक्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर क्यूब, और फिर ये तो एक्स डैश था। अब ए वाई डैश हमें ये आया है, सो ए वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे थोड़ा ऊपर चला गया यार, शिट, बड़ा छोटा सा बोर्ड है यार। सो ए एक्स डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे छोटू सा लिखना पड़ेगा, एकदम मासूम सा। सो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू 3/2, ये अब दिख रहा है मेरे ख्याल से, करेक्ट, अब बराबर दिख रहा है, ये हो गया। फिर ए वाई डैश को तो ये इतना बड़ा सब कुछ आया ना, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रेज टू 1 अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर रेज टू 3, सेम। एंड यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर काफ़ी कुछ है, सो 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर रेज टू, सॉरी रेज टू इंटू ए वाई प्लस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू ए एक्स। सो इतना सब कुछ है, ठीक है। चलिए, तो अब ए जेड डैश प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। फिर 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, देखो y का लिख रहे हो x आ रहा है तो z का लिखोगे तो भी x आएगा, तो ये सेम रहने वाला है। यहां पर ए वाई की जगह पे क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ए जेड। सो 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए वाई की जगह पे आ जाएगा सिर्फ ए जेड, और उसके बाद ये तो एक्स एक्स है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर इंटू ए एक्स, दैट्स इट, खत्म। सो अपन सिमिलरली बोल के ये भी कर देने का, दैट्स इट। तो इतने पार्ट का आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और बाकी लोग इसको ही कॉपी भी कर लीजिए, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर। सो लिसन वेरी केयरफुली। लास्ट टाइम बेसिकली हम लोगों ने आइंस्टाइन का लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन, आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन डिराइव किया था। वेलोसिटी एडिशन, आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी एडिशन, ये हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, याद है आप लोगों को? यस, जिसमें आया था u इक्वल्स टू वी प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस वी डब्ल्यू अपॉन सी स्क्वायर। ऐसा कुछ आया था कि नहीं आयशा जी? ऐसा कुछ आया था, राइट? ऐसा था मिस्टर शादाब। अब लिसन, इसमें सीन क्या है सुनिए। इसमें 3 फ्रेम से, मान लीजिए 3 फ्रेम से, एक फ्रेम ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली। सो देर आर लाइक 3 फ्रेम्स, 3 फ्रेम्स हैं, देर आर 3 फ्रेम्स। तो ये जो तीनों फ्रेम्स हैं उसका बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये y और z है, एंड मोशन x के अलोंग हो रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? या फिर इसे z ले सकते हैं, इसे y ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसे y ले लीजिए, इसे z ले लीजिए, ठीक है। सो दिस इज z डैश, y डैश, दिस इज y डबल डैश, z डबल डैश। इसे कह दीजिए s फ्रेम, इसे कह दीजिए s प्राइम फ्रेम, इसे कह दीजिए s डबल प्राइम फ्रेम, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको एक छोटे बच्चे की तरह समझना चाहूँ
तो वो ये है कि एक बच्चा यानी कि मैं छोटा नहीं, बड़ा बच्चा हूं मैं, ठीक है। तो मैं जो है रास्ते पे खड़ा हूं, तो मेरी फ्रेम है एस, फिर मेरे सामने चल रही है एक बस, वो है एस डैश, और बस के अंदर चल रहा है कंडक्टर, वो है एस डबल डैश। समझ गए? तो लिसन वेरी केयरफुली, बेटा ध्यान से देखेंगे, सुमैया जी बहुत ही ध्यान से बेटा। मेरे हिसाब से इसकी जो स्पीड है उस स्पीड का नाम है v। मेरे हिसाब से बस की स्पीड कितनी है? v। मेरे हिसाब से बस की स्पीड है v। मेरे भाई सब लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? मेरे हिसाब से बस की स्पीड v है, बस के हिसाब से उस पैसेंजर की स्पीड w है, तो मेरे हिसाब से उस पैसेंजर की स्पीड u है। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। मेरे हिसाब से इसकी स्पीड है v, इसके हिसाब से इसकी स्पीड है w, और मेरे हिसाब से इसकी स्पीड है u। एंड लिसन, इस दुनिया में अगर आइंस्टाइन नहीं आता तो न्यूटन का फॉर्मूला सिर्फ इतना ही होता, एंड दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस। व्हाई? मैं खड़ा हूं जमीन पर 0 की स्पीड पर, बस चल रही 40 की स्पीड पर, और बस कंडक्टर बस के अंदर चल रहा है 10 की स्पीड पर। तो मेरे हिसाब से उस बस कंडक्टर की स्पीड कितनी होगी? 50। 40 बस की और 10 पैसेंजर की, 40 बस की और 10 पैसेंजर की। समझ गए? तो न्यूटन की दुनिया में यही सच होता, पर आइंस्टाइन ने आके नीचे एक और चीज जोड़ दी, 1 + v/c²। ठीक है? तो एनीवे, अब आइंस्टाइन के हिसाब से सॉल्व करना है हमको। तो ये आपको मैंने खाली सिचुएशन समझाई है कि मेरे हिसाब से बस की स्पीड, जैनब जी मेरे हिसाब से बस की स्पीड है v, मेरे हिसाब से पैसेंजर की स्पीड है u, और बस के हिसाब से पैसेंजर की स्पीड है w। बस अगर आपके दिमाग में इतनी चीज बैठ गई तो ही आप आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। सुमैया जी अभी जो मैं बताने जा रहा हूं प्रॉब्लम्स, आप सब कुछ भूल जाइए बेटा, हर चीज को छोड़ दीजिए, रख दीजिए, और यहाँ पे ध्यान से प्रॉब्लम सुनिए, वरना ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत नाक में दम कर देंगे। हालांकि प्रॉब्लम्स बहुत ही बचकाने हैं, कोई छोटा नर्सरी का बच्चे को भी सिखाऊंगा तो वो कर देगा। ठीक है? सो इतने इजी प्रॉब्लम्स है, पता नहीं टीवाई में कैसे आ गए। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सभी लोग होश में है बेटा पूरी तरीके से? हाँ, तो अब मैं प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। आई एम राइटिंग दी न्यूमेरिकल्स। ठीक है? सब लोग सिर्फ देखते चले जाइए। ओके? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इसको मैं कर रहा हूं इरेज, और इसके ऊपर हम लोग करेंगे अभी न्यूमेरिकल। तो जरा ध्यान दीजिए, लेट्स से कि एक एलियन मून पे खड़ा है। सो यहां पे एक मून बना हुआ है, मून चांद। सो ये मून है, इस पे खड़ा हुआ है एक एलियन। ठीक है? सो एक एलियन खड़ा हुआ है। अब एलियन को स्पेसशिप्स अप्रोच कर रही है। तो एक स्पेसशिप यहां से आ रही है, एक स्पेसशिप जो है यहां से आ रही है, और दूसरी स्पेसशिप यहां से आ रही है। दूसरी स्पेसशिप, सब लोग ध्यान देते रहिए बेटा। सो दो स्पेसशिप उसको अप्रोच कर रही है। देयर आर 2 स्पेसशिप्स व्हिच आर अप्रोचिंग द एलियन। ठीक है? अब इसके अप्रोच करने की स्पीड 0.8 c है। अरे एलियन जब खड़े होके इधर देखता है तो 0.8 c से उसके तरफ एक स्पेसशिप चली आ रही है, और एलियन जब खड़े होके ऐसा देखता है तो यहां से भी एक पर्टिकुलर स्पीड पर, वो स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पे? 0.9 c। तो ऐसे करके जब देख रहा है तो 0.9 c से स्पेसशिप आ रही है, यहां से 0.8 c, यहां से 0.9 c। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो ये दो स्पीड से इसको स्पेसशिप अप्रोच कर रही है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एक स्पेसशिप के हिसाब से दूसरे स्पेसशिप की स्पीड क्या है? एक स्पेसशिप के हिसाब से दूसरे स्पेसशिप की स्पीड क्या है? कोई मुझे बताएगा? अगर ये न्यूटन की दुनिया होती ना तो डायरेक्टली आप इन दोनों को ऐड कर देते, 1.7 c आंसर आ जाता। बट आपको ये बात मालूम है, इस दुनिया में लाइट से फास्ट स्पीड देखना नामुमकिन है। तो आप 1 c को क्रॉस ही नहीं कर सकते, आप 1 c को क्रॉस नहीं कर सकते। यहां पे तो न्यूटन की दुनिया में 1.7 c हो रहा है। ठीक है? तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब सुनिए हम करेंगे क्या, सुनिए जरा ध्यान से बेटा। हम लोग को जानना है कि इस स्पेसशिप के हिसाब से
इस स्पेसशिप की स्पीड कितनी है, ठीक है, बस ये जानना है। तो इसे हम रुका देंगे, लेट्स स्टॉप दिस गाय, लेट्स मेक इट जीरो, इसे जीरो बना दो। अरे तुम इस स्पेसशिप में बैठे हो, तो तुम्हें ये बात मालूम होना चाहिए कि जिस चीज में हम बैठे रहते हैं ना, तो हमें तो लगता ही नहीं कि वो चीज चल भी रही है, वी कांट फील इट। जैसे अर्थ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो हमें अर्थ चल रहा है इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जीरो पे, सुनो, 0.8c को जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, जानते हो क्या करना पड़ा? एक उल्टा वेक्टर ऐसे जोड़ना पड़ा 0.8c का, 0.8c का। ये वेक्टर ऐसे देख रहा था ना, इसको रुकाने के लिए आपको पीछे 0.8c का वेक्टर बनाना पड़ेगा। जब तुमने इसको 0.8c लगाया, इसको भी 0.8c लगाओ, इसको भी 0.8c लगाओ। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ध्यान से देखो और सुनो और समझो। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सॉरी 8c दोनों में ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों में ऐड कर दिया। अब न्यूटन की दुनिया के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 0.8c वाला तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया। ये बंदा इसकी तरफ चलने लगा, अरे मैं मून की तरफ जाऊं चाहे मून मेरी तरफ आए, स्पीड तो वही नजर आएगी। तो मून पीछे आ रहा है 0.8c से और स्पेसशिप पीछे आ रही है 1.7c से। ये होता है न्यूटन की दुनिया में, है ना। तो न्यूटन की दुनिया में 1.7c कैसे आता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। न्यूटन की दुनिया में 1.7c कैसे आता है, मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ पा रहे हैं? अब आइंस्टाइन की दुनिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे इस स्पेसशिप की जो स्पीड दिखाई देगी वो है u, ठीक है। तो u इक्वल्स टू 1 प्लस नहीं, v प्लस डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस वी डब्ल्यू बाई सी स्क्वायर। v मून की स्पीड है मेरे हिसाब से। अरे मून की स्पीड, अरे मैं रुका हुआ पैसेंजर, मैं जमीन पे खड़ा हुआ बच्चा हूं, बस मेरी तरफ आ रही है। तो बस की स्पीड कितनी है? बस की स्पीड है -0.8c, क्योंकि इस तरफ जा रहा है लेफ्ट में, तो -0.8c। W क्या होता है? स्पेसशिप की स्पीड मून के हिसाब से कितनी है? मून जब खड़ा हुआ था, जगह पे खड़ा हुआ था, तो मून को क्या दिख रहा था, यहां से कितने स्पीड पे आ रहा है ये एलियन को? क्या दिख रहा था? 0.9c। तो 0.9c टुवर्ड्स लेफ्ट, बस हो गया। ये अगर आपने पहचान लिया, काम खत्म, दिस इज ओवर। सो -0.8c इंटू -0.9c डिवाइड बाई सी स्क्वायर। तो ये c और ये सी स्क्वायर कैंसल, ये हो गया -1.7c डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस कैंसल, 9 8 72, राइट। ध्यान देते रहो भाई, 9 8 कितना है? 72, तो 0.72। अरे हाँ क्या ना मेरे भाई, तो ये हो जाएगा u इक्वल्स टू -1.7c डिवाइडेड बाई 1.72। कैलकुलेटर से निकालो फटाफट, बताओ कितना आंसर आ रहा है। अरे हम बीएससी के स्टूडेंट्स हैं भाई, हमें कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है। कम ऑन, कितना आ रहा है? तो आंसर आ रहा है -0.9884c, करेक्ट, 0.9884c। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो देखो इधर देखो, क्या जबरदस्त चीज है। न्यूटन की दुनिया में स्पीड लाइट से भी ऊपर हो जा रही थी, 1.7 हो जा रही थी। यहाँ पे स्पीड 1.7 तो जाना दूर की बात है, 1c तक भी नहीं गई है। 1.7c जाना तो दूर की बात है, 1c तक भी नहीं गई है। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच सकता। इतना स्पीड होने के बावजूद भी स्पीड जो है 0.9884c आ रहा है। अच्छा माइनस को भूल जाओ, माइनस का मतलब खाली लेफ्ट में जा रहे हैं, बस माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि लेफ्ट में जा रहे हैं। आई होप सभी कोई प्रॉब्लम समझ में आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि 4 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाता है, जो कि बहुत ही बचकाना है। सिर्फ फॉर्मूला लिया और वैल्यूज डाल दी। अब अगला वाला जो है मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, मतलब अगला वाला सवाल जो पूछ रहा हूँ उसमें सभी लोग मुझे मदद करेंगे सॉल्व करने में। जैनब जी आप भी मुझे हेल्प करना, ठीक है, सॉल्व करने में। तो सारे बच्चे लोग मुझे जवाब देंगे। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को सच में चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अगला वाले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं, अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है,
जो कि रेडियो एक्टिव सैंपल में से निकला। एक इलेक्ट्रॉन है रेडियो एक्टिव सैंपल, देखो ये मान लो कि ये रेडियो एक्टिव सैंपल है, नहीं एक नहीं दो निकल रहे, दो। तो देखो ये रेडियो एक्टिव सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, सो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में गया, एक इलेक्ट्रॉन राइट में गया, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों एक ही स्पीड से जा रहे हैं 0.67 सी, 0.67 सी। कोई मुझे ये बताएगा कि न्यूटन की दुनिया में, हालांकि हमको न्यूटन की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, हमको आइंस्टाइन की दुनिया में ही चीजें सॉल्व करनी है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं न्यूटन की दुनिया में ये इलेक्ट्रॉन को उस बंदे की स्पीड कितनी नजर आएगी, कितनी नजर आएगी? अरे बहुत ही इजी है, अकल के बुतलो, ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जानना है ना कि ये इलेक्ट्रॉन को वो क्या दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को वो क्या दिख रहा है, यही तो जानना है। तो इसे रुकाओ, तो रुकाने के लिए उल्टा वेक्टर लगाओ, इसमें लगाया तो इसमें भी लगाओ, इसमें भी लगाओ। तो 0.67 जब हमने मतलब ये जो 0.67 था ऐसा वाला, उसमें ये 0.67 लगाया तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 पे आ गया, और ये जो रुका हुआ था ये आगे भागने लगा 0.67 सी से, और इसमें भी 0.67 सी जुड़ गया, तो ये टोटल बन गया अपना, ये 0 पे था मेरे भाई, ये 0.67 सी, 0.67 सी, तो 0.67 सी इधर का लगा दिया, ये हो गया 0, इसमें इधर का लगा दिया, ये हो गया 0.67 सी, और इसमें लगा दिया, ये हो गया आपका 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3234 कितना हो जाएगा, 1.34 हो जाएगा, 1.34 सी। तो लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगा। न्यूटन की दुनिया में अलाउड है ये, न्यूटन की दुनिया में, बट न्यूटन की दुनिया असली दुनिया नहीं है, आइंस्टाइन की दुनिया असली दुनिया है। तुम लोग ये समझ पाए कि ये कैसे हुआ बच्चा? देखो बहुत ही ईजी है बच्चा, सुनो, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं ना, अरे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना लगेगा कि वो भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन से सैंपल दूर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सोचेगा सैंपल मुझसे दूर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लगेगा मैं रुका हुआ हूं, सो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, सैंपल भाग रहा है, और ये और तेज भाग रहा है, जबकि ये उधर भाग रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सोचेगा मैं रुका हूं, ये भाग रहा है, वो और तेज भाग रहा है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो उसे लगेगा ये 0 पे है, ये 0.67 पे है, ये 1.34 पे, लेकिन आइंस्टाइन की दुनिया में ऐसा होने वाला नहीं है। आइंस्टाइन की दुनिया में ये लिमिट कभी क्रॉस नहीं होगी, 1 सी कभी क्रॉस नहीं होगा। तो आइंस्टाइन की दुनिया के सबसे U इक्वल्स टू V प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस वी डब्ल्यू बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब V क्या होता है? बस की स्पीड मेरे हिसाब से, मैं जमीन पे खड़ा हूं, तो बस की स्पीड मेरे हिसाब से कितनी है सुमैया जी, कितनी है मेरी स्पीड? अरे मैं मेरी नहीं, बस की स्पीड मेरे हिसाब से, ये मैं हूं, ये इलेक्ट्रॉन मैं हूं, मेरे हिसाब से बस की स्पीड कितनी है? प्लस 0.67 सी, प्लस मैं रुका हुआ हूं, वो आगे भाग रहा है, राइट में भाग रहा है, तो प्लस 0.67 सी। बस के हिसाब से उसकी स्पीड कितनी है? बस के हिसाब से, बस जब रुकी हुई थी तो उसे कितना दिख रहा था वो? 0.67 सी। तो 0.6 प्लस में, हाँ उधर ही जाते हुए दिख रहा था ना, राइट में जाते हुए दिख रहा था, तो 0.67 सी खत्म हो गया, मतलब हो गया, दिस इज द फॉर्मूला, दैट्स इट। अरे ये दोनों पहचान लिया, काम खत्म मेरे भाई। फिर मुझे क्या दिखाई देगा वो यहां से मालूम पड़ेगा फॉर्मूले से। मुझे उसकी स्पीड दिख रही है 0.67 सी, उसे उसकी स्पीड दिख रही है 0.67 सी, तो मुझे उसकी स्पीड क्या दिखेगी? वो u है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.67 सी इंटू 0.67 सी डिवाइड बाई सी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई। अब ये बताओ कितना आ रहा है भाई? ये हो रहा है 1.34 सी। सो न्यूटन की दुनिया डिवाइड बाई आइंस्टाइन की दुनिया कितना आ रहा है? ये कितना हो रहा है भाई? 0.67 इंटू 0.67, आयशा जी कितना आ रहा है? 0.67 इंटू 0.67, 0.448। तो ये हो गया आपका 1.34 सी डिवाइड बाई 1.448। अब बताओ कितना आ रहा है? 0.925 सी। दैट्स इट, फैंटास्टिक। उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड इस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से है 0.925 सी। लाइट की स्पीड कभी नजर आएगी ही नहीं। ये 925 कैसे आ रहा है? मेरे बुक में तो लिखा हुआ है 0.9268। कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी तुम लोगों ने? 925 ही आ रहा है।
9 to 5 8 आ रहा है आपका। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लगभग सेम आंसर आ गया, चलेगा। नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास फिर भी आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, कैलकुलेटर से तो एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, लगभग आंसर आ गया, तो हमें तो मेन बस प्रोसीजर जानना है, नॉट एग्जैक्ट आंसर। सो आई होप कि यू गाइस हैव अंडरस्टूड के व्हाट आई हैव डन हियर, है ना? समझ में आया बेटा? सभी के समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो दैट्स इट। तो ये चैप्टर का जो है बेसिकली मैक्सिमम पार्ट खत्म हो गया। अब अगला जो हम देखने वाले हैं वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? हम लोग रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट देखेंगे, आप लोगों ने नॉर्मल वाला डॉपलर इफेक्ट देखा हुआ है। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? कैन एनीबडी टेल मी? फटाफट इंट्रोडक्शन के तौर पे बता दीजिए, फिर हम लोग बेसिकली आगे डिटेल में जाएं। बताइए व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, कोई बताना चाहेगा? सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है साउंड का डॉपलर इफेक्ट? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज साउंड का डॉपलर इफेक्ट? वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि डॉपलर इफेक्ट न सिर्फ साउंड में होता है बल्कि लाइट में भी होता है। और हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना वो है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। मिस्टर शादाब, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, लेकिन अभी मैं आपसे नॉर्मल वाला डॉपलर इफेक्ट पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। तो मिस्टर हुसैन कुछ कहना चाहते हैं आप शायद, क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? क्या है? तो मिस्टर हुसैन का कहना है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, ट्रेन मुझसे दूर गई तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ट्रेन मेरे नजदीक आई हॉर्न बजाते हुए तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अच्छी कोशिश थी बट ये बिल्कुल गलत जवाब है। सो लिसन वेरी केयरफुली, जो जवाब मिस्टर हुसैन ने दिया यही जवाब ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे देते हैं। मैं जहां जहां गया, जिस जिस कॉलेज में गया, जिस जिस जगह पे मैंने जाके लोगों से पूछा कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, सभी ने यही जवाब दिया। अब इसमें गलती बच्चों की नहीं, इसमें गलती हम टीचर्स की भी है कि हम लोग समझाने में डॉपलर इफेक्ट आप लोगों को पूरी तरीके से असमर्थ रहे हैं। और गलती सिर्फ हमारी भी नहीं है, उन किताबों की भी है जिन्होंने प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है डॉपलर इफेक्ट को। किताबों में अगर आप देखेंगे तो डॉपलर इफेक्ट का लिखा हुआ होता है कि व्हेन अ ट्रेन इज अप्रोचिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न इंक्रीजेस, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एंड व्हेन द ट्रेन इज गोइंग अवे हॉर्न की फ्रीक्वेंसी घट जाती है। अब इंसान क्या करता है कि इसे कोरिलेट करता है आम जिंदगी से और अपना कॉमन सेंस अप्लाई करता है कि हाँ भाई मैं स्टेशन पे खड़ा रहता हूं, ट्रेन जो है आती है हॉर्न बजाते हुए तो आवाज जोर से होती है, जैसी ट्रेन मुझसे दूर जाती है तो आवाज धीमे हो जाती है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको आगाह कर दूं, आपको चेतावनी दे दूं कि आपकी कॉमन सेंस प्योर नॉनसेंस है। कॉमन सेंस फिजिक्स में बिल्कुल नॉनसेंस है। कॉमन सेंस का कोई स्टेटस नहीं है फिजिक्स में। वी डोंट ट्रस्ट अवर कॉमन सेंस। फिजिक्स कॉमन सेंस की काफी परे है। यहां पर बात इंटेंसिटी की नहीं फ्रीक्वेंसी की चल रही है, और आप जो मुझे बता रहे हैं मिस्टर हुसैन वो इंटेंसिटी है, लाउडनेस है, वो वॉल्यूम है। डॉपलर ने अगर ये बात कही होती कि लाउडनेस चेंज होती है, ट्रेन नजदीक आई तो लाउडनेस ज्यादा, दूर गई तो लाउडनेस कम, तो डॉपलर का नाम हम इतिहास से मिटा देते, कभी जिंदगी में उसे पढ़ते ही नहीं, उसके नाम की किताबें जला देते। क्योंकि ये तो हर कोई बच्चा जानता है, छोटा बच्चे से बच्चा जानता है कि कान के बाजू में आके चिल्लाओगे तो आवाज जोर से आएगी और दूर जाके चिल्लाओगे तो आवाज कम आएगी। तो इसमें डॉपलर ने क्या कर लिया? बात ये नहीं चल रही है, बात कुछ और चल रही है। बात इंटेंसिटी की नहीं चल रही, बात लाउडनेस की नहीं चल रही। 11th-12th के बच्चे कोचिंग पढ़ के टीचरों से आते हैं मेरे पास, और जब डॉपलर इफेक्ट समझने के लिए बैठते हैं मैं उनसे पहले सवाल पूछता हूं कि बेटा बताओ क्या है डॉपलर इफेक्ट, तो बच्चे यही जवाब देते हैं, कोचिंग में आपके ट्यूटर्स आपको सही नहीं पढ़ा रहे, दे आर टीचिंग यू रॉन्ग। बात इंटेंसिटी की नहीं है, लाउडनेस की नहीं है, अरे ये तो सबको मालूम है। बात कुछ और है, बात फ्रीक्वेंसी की है। अभी मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ये आवाज मोटी है क्योंकि हम मर्दों का वोकल कॉर्ड मोटी होती है, इसमें से फ्लैट साउंड निकलता है, लो पिच साउंड निकलता है, लो पिच फ्लैट। और लड़कियां जो होती हैं, कन्याएं जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, इनका जो वोकल कॉर्ड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इनकी जो आवाज है
हाई पिच होती है, हाई पिच, पतली आवाज होती है। आयशा जी, पतली आवाज मतलब हाई पिच और मोटी आवाज मतलब लो पिच। तो यहां मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं, मेरी आवाज मोटी है, यही बात, यही एग्जैक्ट वर्ड अगर सुमैया यहां आके बोले तो उसकी आवाज पतली है। सुमैया की आवाज और मेरी आवाज में फर्क है। इसकी आवाज चुभेगी आपको, श्रिल जैसे कहलाएगी, श्रिल। मेरी आवाज फ्लैट है, बहुत प्यारी आवाज है मेरी, बहुत ही मधुर है। सो लिसन वेरी केयरफुली। जो आदमी लोग की आवाज होती है वो होती है फ्लैट, औरतों की आवाज होती है श्रिल, श्रिल उसे कहते हैं। आदमियों की आवाज की फ्रीक्वेंसी लो है इसलिए आवाज मोटी है, औरतों की आवाज पतली होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, आवाज पतली होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो आवाज मोटी होती है। अरे याद करो वो बचपन के 4 दिन जब आपके घर पे जो टेप रिकॉर्डर था, टेप रिकॉर्डर के अंदर आपने कैसेट लगाया हुआ था, कैसेट कैसेट, अरे वही कैसेट जिसका कभी कभार मस्ती से मैग्नेटिक टेप खींच लेते थे, बाद में पेंसिल घुसा के गोल गोल घुमा के उसे बंद करते थे। तो वो जो कैसेट होती थी, अगर अचानक में गलती से वो फास्ट हो गई तो सलमान खान की भी आवाज ऐश्वर्या जैसी हो जाती थी, पतली दुबली सी। पता है फास्ट फॉरवर्ड में आवाज कैसी हो जाती है? और एक रिवाइंड करते थे या स्लो करते थे, स्लो स्लो, देखो अगर वो जम जम के चलने लगी, रिवाइंड नहीं, जम जम के चलने लगी, बराबर से चल नहीं रही है कैसेट, स्लो चल रही है तो आवाज मोटी हो जाती है। ये चीज आपने ट्राई की होंगी जब आपने कोई इक्वलाइजर्स, वोकलाइजर्स यूज किए होंगे। आप लोगों ने मोबाइल में गाना रिकॉर्ड करते वक्त आप लोगों ने टेम्पो फास्ट या स्लो किया होगा, तो उसमें आप देखेंगे, आप स्पीड बढ़ाएंगे ना, आप आवाज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ना तो आवाज पतली हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी घटेंगे तो आवाज मोटी हो जाएगी। कभी स्लो मोशन वीडियो लीजिए, स्लो मोशन वीडियो, उसमें आप अपनी आवाज सुनिए, एकदम मोटी आवाज सुनाई देगी। पतली लड़की भी ऐसा लगी जैसे भोंगा कोई बोल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और अगर कोई मर्द भी अगर बात कर रहा है और तेज उसकी आवाज कर दी जाए तो एकदम बारीक हो जाती है, मिकी माउस जैसी आवाज हो जाती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बस वही है डॉपलर इफेक्ट, कि जब ट्रेन नजदीक आती है, अरे इंटेंसिटी बढ़ रही है, बढ़ने तो बाहर में जाए इंटेंसिटी, हमें इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, लाउडनेस से मतलब नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ट्रेन जब नजदीक आती है ना, उसकी आवाज पतली होती है, पतली 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 पतली, जैसे वो क्रॉस करती है ना उसकी आवाज मोटी हो जाती है। कभी चेक कर लेना जिंदगी में, आवाज में ही फर्क आ जाता है। तो अगली बार जब ट्रेन स्टेशन पे आने वाली होगी, आप लोग बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, चुपचाप आंखें बंद कर लेंगे, कानों को सिर्फ ट्रेन की तरफ कर लेंगे पूरी तरीके से। पटरी पे खड़े रहेंगे नहीं, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे, ठीक है? सो बेसिकली आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है, कान पूरा का पूरा ट्रेन पे लगाना है। ट्रेन कुछ और आवाज लेके आएगी, जैसे आपके सामने से उसका हॉर्न गुजरेगा, आवाज कुछ और हो जाएगी, चेक कर लेना। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जांपल, अच्छा बाय द वे, इसका पूरा वीडियो बना के डॉपलर इफेक्ट का 1 मिनट का शॉर्ट मैंने ट्रेन की आवाज रिकॉर्ड करके स्टेशन पे से यहाँ बाइखल्ला में रिकॉर्ड करके मैंने डाला हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। एक बाइखल्ला का वीडियो है, एक मुमरा का वीडियो है, दोनों जगह पे मैंने ट्रेन का जो है रिकॉर्ड किया। आप चेक कर लेना, प्रोफेसर भैया करके डालना, डॉपलर इफेक्ट प्रोफेसर भैया, तो आपको मिल जाएगा 1 शॉट। तो वहां पे मैंने सुनाई है ट्रेन की आवाज के, आते टाइम इसकी आवाज अलग है, जाने पे अलग है। लेकिन सबसे बेस्ट एग्जांपल बता देता हूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर आप लोगों ने F1 कार रेसिंग देखी, कार्स होती है ना, वो जो लेटी हुई बिल्कुल एकदम जमीन को टच कार रहती है, जो रेसर लोग चलाते हैं, रेसर लोग, फॉर्मूला 1 कार्स। तो वो जो कार्स रहती हैं, जब आप उसको देखोगे, वो वीडियो निकालते हैं, जो कार नजदीक आती है तो उसकी इंजन की जो आवाज है अलग होती है, और जैसी हंसी जाती है आवाज अलग हो जाती है। अरे कभी भी चेक कर लेना, आते टाइम पे उसकी आवाज जो वो आ रहा है कैमरे की तरफ तो आवाज अलग है, और जैसे ही जाता है आवाज डिफरेंट हो जाती है उसकी इंजन की आवाज। कभी भी चेक कर लेना। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? बातें समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? तो आवाज का बदल जाना, मोटा पतला हो जाना, वो डॉपलर इफेक्ट है, ऊंचा और धीमा हो जाना नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आवाज का बढ़ जाना, कम हो जाना डॉपलर इफेक्ट नहीं है। आवाज का मोटा या पतला हो जाना डॉपलर इफेक्ट है। जब नजदीक आएगी ट्रेन तो आवाज पतली है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जब ट्रेन दूर जाएगी तो आवाज मोटी है, फ्रीक्वेंसी कम है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये तो हो गया साउंड का डॉपलर इफेक्ट। अब लाइट का डॉपलर इफेक्ट क्या है? लाइट जब नजदीक आते आते जब कोई सितारा नजदीक आते आते लाइट फेंकता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फेंकी हुई लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू की होती है कि रेड की होती है? ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो जब सितारा नजदीक आते हुए लाइट फेंकता है तो हम कहते हैं कि उसकी लाइट हमें ब्लू शिफ्टेड दिख रही है। उसकी लाइट ब्लू नहीं हुई है, अबे ब्लू नहीं हुई है, उसकी लाइट तो पीली है। अगर वो पीला सितारा है तो पीली लाइट है, लेकिन ब्लू की तरफ शिफ्ट हो गई स्पेक्ट्रम के अंदर, तो हम कहते हैं ब्लू शिफ्टिंग हुई है, ब्लू शिफ्टिंग।
और कोई सितारा हमसे दूर जाते जाते अगर लाइट फेंक रहा है, दूर जाते जाते, तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी और कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है तो हम कहते हैं रेड शिफ्टिंग हुई है, रेड शिफ्टिंग। तो हम करते क्या है, सितारों को देखते हैं, जैसे सितारों को टेलीस्कोप से देखते हैं, सितारों से आने वाली लाइट को स्पेक्ट्रोमीटर से एनालाइज करते हैं, उसकी वेवलेंथ निकालते हैं। अरे स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल में तुम लोगों ने इस्तेमाल किया है, प्रिज्म रख के, और तुम लोगों ने येलो कलर, रेड कलर सभी का वेवलेंथ निकाला है। तो सितारा एक सितारा दूर है, कहीं कहीं तो एक दूर सितारा है, मुझे दिख नहीं रहा है कि वो नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है, टेलीस्कोप से भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके आने वाली लाइट को जब मैं वेवलेंथ निकालता हूं तो आज वेवलेंथ कुछ और है, कल वेवलेंथ कुछ और है, परसों वेवलेंथ कुछ और है। तो ये जो वेवलेंथ का डिफरेंस है, अब इसमें वेवलेंथ बढ़ रही है कि घट रही है, इससे मैं पहचान सकता हूं कि रेड शिफ्ट है कि ब्लू शिफ्ट है, कि आ रहा है कि जा रहा है। अगर रेड शिफ्ट है तो दूर जा रहा है, ब्लू शिफ्ट है नजदीक आ रहा है। यही डॉपलर इफेक्ट है लाइट का, और इसी का इस्तेमाल किया था सन 1920 के आसपास एडविन हबल ने माउंट विल्सन पे, एक दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप उस जमाने में था, उस जमाने में सबसे बड़ा टेलीस्कोप था केक्स टेलीस्कोप, KEK''S, केक्स टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके माउंट विल्सन पे बैठ के उसने देखा, जब यूनिवर्स को यहां देखा, यहां देखा, यहां देखा, तो ज्यादातर सितारे 95% सितारे दूर जा रहे थे, गैलेक्सीज दूर जा रही थी। तो जब सब कुछ दूर जा रहा है तो इसका मतलब कभी ना कभी एक पॉइंट पे रहा होगा, दुनिया जब बनी होगी तब। अब दुनिया जो है, हर वक्त उसे रेड शिफ्ट दिखाई दिया, ब्लू शिफ्ट नजर नहीं आया, तो सब कुछ दूर जा रहा है, तो एक तरीके का विस्फोट हुआ होगा जिससे यूनिवर्स बना होगा, और ये दूर जा रहा है, इसी को बाद में बिग बैंग के नाम से कहा गया, बिग बैंग थ्योरी बनाई। तो जितने भी आप गैलेक्सीज को जब टेलीस्कोप घुमा के देखते हो तो सबके सब दूर जाते हुए नजर आती है, मैक्सिमम दूर जाते हुए नजर आते हैं, रेड शिफ्ट नजर आता है। तो डॉपलर रेड शिफ्ट से हमने पता कर लिया कि बेसिकली यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एडविन हबल, जिसके नाम का आज एक टेलीस्कोप नासा ने हवा में भी छोड़ा हुआ है, स्पेस में उड़ रहा है, बहुत बड़ा टेलीस्कोप, बहुत एडवांस। एनीवे, सो वी विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट टाइम रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट देखेंगे। ये जो डॉपलर इफेक्ट था, ये क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट है, क्लासिकल, न्यूटन के जमाने का, न्यूटन की दुनिया का। अगली बार हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन की दुनिया का डॉपलर इफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, टेक केयर।